हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट पढ़ रहे थे। पांचवा सेट मॉडल सेट का पढ़ रहे थे। इस सेट में 32 नंबर प्रश्न तक हो चुका है। आज प्रश्न संख्या 33 से होगा और आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए। सभी क्वेश्चन को आराम अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आज प्रश्न संख्या 33 से करेंगे। हम आप लोगों से वादा किए थे कि हम 31 दिसंबर तक आपका पांचों सेट का एग्जेक्टिव मैथ का करवा देंगे। बिल्कुल करवा देंगे क्योंकि अब लास्ट में पहुंच गए हैं और 31 दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको आप सबके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर और 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को 50 क्वेश्चन से सिलेक्टेड रहेगा। वो आप लोगों को बताया जाएगा जो कि एग्जाम 17 फरवरी से पहले 50 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। और ये 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे कि मेरा एक भी मार्क नहीं कटेगा, इस तरह से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी प्रश्न संख्या 33 के तरफ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 33 है। देखिए 33 नंबर का प्रश्न है। पूछ रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो वृत्त परिधि जो है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर दिया। वृत्त का परिधि होता क्या है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है। तो 22/22 सेंटीमीटर हुआ। देखिए 2 अब पाई का मान 22/7 होता है, आर होगा तो 22 सेंटीमीटर। देखिए ऊपर से ऊपर कट जाता है, ये दोनों कट गया तो बचा क्या? 2r और ये 7 से इधर गुना हो जाएगा तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो r बराबर होगा 7/2 सेंटीमीटर। यानी कि मेरा r जो निकल के आ गया त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर मेरा त्रिज्या आ गया। अब पूछ रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन चतुर्थांश लगाया है इसका मतलब 1/4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये होता है इसका सूत्र। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए तो यहां से बैठाएंगे 4 पाई 1/4 गुने पाई का मान 22/7 होता है और आर देखिए त्रिज्या कितना 7/2 निकाले हैं तो 7/2 गुने 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया और 11 दूना 22 ये हो गया तो 11 और 7 के गुना करेंगे तो 77/8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें भाग देंगे तो देखते हैं 8 9 72, 8 9 72 और एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 9 वाला, तो 8 9 72.25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर एक ही में 9 से शुरू है तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप लोगों को सवाल नहीं बनेगा, इसलिए जितने सूत्र होता है सभी सूत्र को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 34 प्रश्न कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी जाए मतलब कि वृत्त की त्रिज्या जो है
त्रिज्या r, वृत्त की त्रिज्या r बराबर r1 उसको मान लेते हैं, तो इस त्रिज्या को आधी कर दी जाए, फिर कि नया त्रिज्या क्या हो जाएगा, नया इसकी त्रिज्या जो हो जाएगा r बराबर r2, ये r1 है तो ये कितना उसकी आधी कर दिया जाए तो r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पुरानी है और ये नई वाला को r/2 हो जाता है। तो पूछ रहा है पुराने तथा नए वृत्त की परिधि क्या 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 होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि होता है, क्या होता है, 2 पाई अनुपात 2 पाई r। देखिए ये नया वाला है, पहले क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नया वाला पूछ रहा है तो उसके 1 लगाएंगे, ये 2 लगाएंगे, क्योंकि यह पहले पुराना पूछ रहा है उसके बाद नया पूछ रहा है। तो ये पुरानी वाला है, देखिए ये पुरानी हुआ है, पुरानी, और ये नया वाला है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि ये उल्टा पुल्टा होगा तो आपका आंसर भी उल्टा पुल्टा होगा। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, r कितना है, देखिए r है, अनुपात r2 कितना है, r/2 है, तो r से r कैंसिल हो गया। देखिए कोना कोनी गुना होगा तो 1:1/2 बचा, तो कोना कोनी गुना होगा तो क्या होगा, यानी कि 2:1 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये देखिए नया, ये पुराना वाला त्रिज्या r था, लेकिन नया जब त्रिज्या को आधी कर दे, नया वाला त्रिज्या कितना r/2 आया, ये पुरानी वृत्त की परिधि कितना 2 पाई r, और नया वाला का 2 पाई r r2 लिखे हैं, निकाले हैं, इसलिए नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 35 प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों की परिधि क्या होगा। यदि देखिए फिर वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त की जो त्रिज्या r1 को, वृत्त की त्रिज्या r1 है और नया त्रिज्या r2 को 3 गुनी कर दिया जाए, 3r कर दिया जाए, 3r कर दिया जाए, तो नए और पुराने का परिधि क्या होगा। देखिए इस बार पहले बोला है नए लिखने के लिए, तो नया वृत्त की परिधि अनुपात पुराने वृत्त का परिधि, इस तरह से लिखेंगे। देखिए तो नया वृत्त की परिधि तो सेम रहेगा 2 पाई, देखिए यहाँ 2 लिखा है, नई वाला त्रिज्या है तो यहाँ 2 लिखेंगे, पुरानी वाला 2 पाई r1 लिखेंगे। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, बचा कितना, r2 कितना है, r2 3 है, 3r अनुपात, और r1 कितना है, r है, बराबर में अनुपात में कट जाता है तो बचा कितना, 3:1 हुआ। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। जैसे सवाल में पूछा रहे, जिस तरह से सवाल में लिखे रहे उसी तरह ये परिधि लिखना है। पहले इसमें नया वाला पूछ रहा था पहले नया लिखे, बाद में पुराना पूछ रहा था पुराना लिखा, इससे पहले वाला सवाल में पहले पुराना पूछ रहा था। तो देखिए इस तरह से आप बनाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 में प्रश्न है, एक अर्धगोला का आयतन इतना दिया हुआ तो अर्धगोले का वह कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। देखिए अर्धगोला का, अर्धगोला का आयतन कितना दिया हुआ है, 9404 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3
पाई आर क्यू होता है। यहाँ होगा इसके बराबर 9404 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 2/3 पाई के मान 22/7 आर क्यूब, क्योंकि आर क्यूब हमको त्रिज्या निकालना है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 9404 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए उसको 22 से काटेंगे तो ये कटेगा 882 से कट जाएगा, 882 से कटेगा। अब इसको 2 से काटेंगे तो 441 होगा, 441 होगा। और तो आर क्यू बराबर होगा, देखिए 441 गुने, देखिए 3 गुने 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं आर बराबर रूट अंडर, देखिए 441 को हम इस तरह से भी लिख सकते, 441 गुने 21 हो गया। और इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये क्यू निकालना है हमको, क्यू निकालना है, देखिए घनमूल निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं 21 गुने 21, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका घनमूल कितना, त्रिज्या कितना निकल जाएगा, 21 सेंटीमीटर, यानी कि इसलिए आर बराबर 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या निकल गया। अब पूछ क्या रहा है कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए उसको इस पर बैठाएंगे तो क्या होगा, 3 गुने पाई का मान 22/7 आर होगा, 21 गुने 21 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 7 तिया 21 होगा। तो उसको करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 गुने 21 तिया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसको देखते हैं, अब इसको गुना करते हैं, लास्ट डिजिट से देखते हैं, 36 का 18 और लास्ट वाला एक ही ऑप्शन में ए में दिया हुआ है, एक ही में दिया हुआ था, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि देखिए लास्ट डिजिट से देखिए 36 का 18 ऑप्शन एक ही में लास्ट में 8 है, तो यही लिए ऑप्शन नंबर मार दिए, पूरा गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ऑप्शन सब अलग अलग रहे तो लास्ट वाला को सिर्फ गुना कीजिए, और जैसे 8 आया ऑप्शन में, देखिए एक ही ऑप्शन के में 8 है, यदि 2 गो में रहता 8 तो गुना करना पड़ता, लेकिन एक ही में 8 है तो इसको लिख दिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, और ये सब सवाल में दिया हुआ, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 37 नंबर का प्रश्न है मेरा। 37 नंबर का प्रश्न है कि 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दिया यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दुगुनी कर दी जाए तो नए के घनफल और पहले के घनफल का आयतन का अनुपात होगा। देखिए शंकु का जो त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए पुरानी त्रिज्या लिखेंगे, पुरानी
लिखिए पुरानी त्रिज्या, पुरानी त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है। अब नई वाला देखते हैं। नया त्रिज्या हो जाएगा r2 बराबर r और ऊंचाई, किसी लंबी शंकु की ऊंचाई और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की दुगुनी कर दी जाए, तो नए और हाँ तो उसको दुगुनी कर दिया जाता है अब, और ऊंचाई को भी दुगुनी कर दिया जाता है, ऊंचाई को भी 2h कर दिया गया, h2 है और ये h1 था। ठीक है, तो आप पूछ रहा है कि घनफल का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। घनफल का मतलब होता है यानी कि शंकु का आयतन होता है, घनफल का मतलब आयतन होता है। तो पहले पूछ रहा है नए ठोस का घनफल का आयतन, यानी कि पहले पूछ रहा है शंकु का, उसके बाद पूछ रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। किसी लंबी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई की कितनी होगी, तो देखिए, तो बताइए, पूछ रहा है नए का पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए पहले पूछ रहा है नया वाला, तो नया वाला लिखेंगे, आई साइड लिखेंगे पुराना। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। देखिए तब शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई r1 के स्क्वायर h1 अनुपात 1/3 पाई r स्क्वायर 2 और h2। ठीक है, इस तरह से उसको लिख ले। देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल होगा, बच्चा कितना r स्क्वायर 1, तो ये कितना है rn है, तो यहाँ पर क्या होगा ra बचेगा। ठीक है, h1 कितना है, तो वहां पर ha1 बचेगा। ठीक है, अनुपात यहाँ पर r2 कितना है, दुगुनी कर दिया गया है। देखिए दुगुनी कर दिया गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो 2r स्क्वायर और h कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। ठीक है ना, h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा r स्क्वायर अनुपात 4r स्क्वायर गुने 2, h काट दिए तो r से r भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1:8 बचेगा। लेकिन पूछ रहा था पहले का अनुपात क्या होगा, नए घन के एवं पहले घन के आयतन क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्योंकि पहले पुराना वाला पूछ रहा था, पुराना वाला इस साइड आ जाएगा, उलट देना है, मतलब इस साइड उलट देना है, इस साइड होगा क्या पुराना, ये हो गया पुराना और ये नया। देखिए पुराना है नया, तो पूछ रहा है नया वाला पूछ रहा है, तो नया वाला पूछ रहा है तो नया वाला इस साइड ला लेंगे। देखिए नया है तो नया वाला एक लिख लेंगे, नया अनुपात पुराना, क्योंकि सवाल में पूछ रहा था 8:1 होगा इसका आंसर। क्योंकि जिस तरह से सवाल में पूछेगा उसी तरह से उसको उलट देंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर एक ही में दिया हुआ, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 38 नंबर का प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों का काटा गया है। 1 सेंटीमीटर किनारे वाले को 8 घन काटे गए हैं, तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना क्या होगा, इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का देखिए, लेकिन 2 से कोई मतलब नहीं है, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है। देखिए 1 सेंटीमीटर किनारे वाला दिया है, क्योंकि एक का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो यहाँ देखेंगे 6 गुने 1 का स्क्वायर तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि 8 घनों का काटा गया है, तो 8 घन काटा गया तो कुल कितने घन कितने काटे जाएगा। तो बताइए 2 सेंटीमीटर वाले घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को काटा गया, तो बताइए कि इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए 8 न है, 8 घन है तो पूरा को काटेंगे तो देखिए एक घन का 1 सेंटीमीटर किनारे वाला का 6 आया, तो 8 को कितना आएगा, तो 6 गुने 8 करेंगे तो यानी कि 48 आएगा, यानी कि 48 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। 48 वर्ग सेमी इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 8 के बारे में पूछा था, 8 से उसको गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किनारे वाला कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया 6, और पूछ रहा है ऐसे 8 घन बनाएंगे तो कितना बनेगा, तो 8 से गुना करेंगे तो 48 वर्ग सेंटीमीटर वाला घन बनेगा, 48 को बनेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 39 प्रश्न है, 1 सेमी त्रिज्या वाले गोले से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। कितने गोले बना सकते हैं, तो लिखेंगे गोले की संख्या को हम इस तरह से लिख लेते हैं, इसे n लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन। ठीक है, ये एक क्यू होता है और ये भी एक क्यू होगा, क्योंकि आयतन परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए बड़ा गोला, देखिए बड़े गोले जो है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है बड़े गोले, तो देखिए 1 गुने 1 गुने 1 लिखेंगे 3 गो है, और छोटे गोले भी है 0.1 मीटर का बना सेंटीमीटर का बनाया गया है, तो 0.1 गुने 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया। देखिए दशमलव यहाँ से हम यदि दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर जाके 10 गुने 10 हो जाएगा, 10 गुने 10 होगा, सबको गुना करेंगे तो 10 गुने 10 गुने 10 बराबर 1000 आ जाएगा। 1000 ऑप्शन नंबर डी। यानी कि कहने का मतलब गोलक जो, तो देखिए 1 सेंटीमीटर वाले घन से छोटे घन जो बनाए जाएंगे जो 1000 बनाए जाएंगे, 1000 बनाए जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 40 प्रश्न है, किसी घन के एक किनारा और एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो घन का जो एक किनारा होता है, मान लीजिए कि ए है, घन का किनारा ए है, तो देखिए घन का किनारा अनुपात घन का विकर्ण को डी से भी लिखते हैं। देखिए ना, तो घन का किनारा हम मान लेते हैं, माना कि घन का किनारा ए है। ठीक है, तो दोनों का अनुपात पूछ रहा था। देखिए घन का किनारा मान लिया ए है और घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए होता है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अनुपात √3 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा, यही पूछ रहा था इसका
ज़्यादा भारी सवाल नहीं था, बहुत हल्का सवाल था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 41 नंबर का प्रश्न है, समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु का अनुपात बताइए। देखिए, समान ऊंचाई, दोनों को जो ऊंचाई है और त्रिज्या है जो बराबर है, तो उसका पूछ रहा है बेलन तथा शंकु का अनुपात बताइए। देखिए, बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन। देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें बोला है कि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों का बराबर है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, आर से एच भी कट गया, तो बचेगा 1:1/3। ये हो जाएगा 3:1 हो जाएगा इसका आंसर, 3:1 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 42 नंबर प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। देखिए, तो गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। देखिए, त्रिज्या दिया हुआ है, इसमें त्रिज्या आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो लिखेंगे 4/3 पाई के मान 22/7, आर कितना है 14 गुने 14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो उसको काटेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा और उसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 7 14 दूना 28 और गुने 14 बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। इस सब को गुना करेंगे, इस सब को गुना करेंगे तो आ जाएगा 34,496 आएगा बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 1998.66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 43। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न में कहा है, 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 mm वाले व्यास से बनाए गए तारों की संख्या कितनी होगी। इसकी तार की लंबाई पूछ रहा है निकालने के लिए। तो देखिए, लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। देखिए, गोला का आयतन तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, अब बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना। तो देखिए, गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, गोले की जो त्रिज्या दिया हुआ है
3 सेंटीमीटर, ये गोला का त्रिज्या है। और बेलन का व्यास, बेलन का जो व्यास दिया हुआ है 2 दिया है, 2 दिया है, तो व्यास इसका आधा होता है, व्यास इसका आधा होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये किसका हो जाएगा, बेलन का, बेलन का त्रिज्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहां पर देखिए, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4/3। आर कितना है देखिए 3 दिया हुआ है, तो 3 गुने 3 लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। आर इसमें दिया है 1 आएगा, क्योंकि व्यास दिया हुआ है बेलन का, तो कितना हो जाएगा 1 गुने 1 अब गुने h। ठीक है, इसको लिखेंगे तो काट कूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 4 गुने 9 बराबर h। यही तार की जो लंबाई आ जाएगा h निकल के आ जाएगा, तो लिखेंगे तार की लंबाई जो आ जाएगा 9 चौक 36 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 36 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, क्योंकि दिया हुआ था गोले की त्रिज्या दिया हुआ है इसमें 3 सेंटीमीटर, लेकिन बेलन का जो पिघलाता है तो 2 mm का व्यास वाला तार बनाया जाता है, तो 2 mm का व्यास वाला तार जो बनाएंगे तो यानी कि 36 मीटर का तार बनेगा, 36 मीटर तार बनेगा। तार होता है बेलन की तरह होता है, इसलिए बेलन वाला आयतन यहाँ पर लगाए हैं, इसलिए यहाँ पर बेलन का आयतन लगाया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 44 नंबर प्रश्न है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। 3 गिनती, देखिए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3, इसका माध्य पूछ रहा है निकालने के। माध्य हमेशा बीच वाला होता है, इसका माध्य 2 आएगा, माध्य 2 आएगा। देखिए कैसे आता है माध्य बराबर, देखिए इसे इस तरह से भी लिखते हैं, देखिए 1 + 2 + 3 बाय 1 2 3 है ना, तो 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 6/3, 3 दूना 6, यानी कि 2 आएगा इसका माध्य 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 45 नंबर प्रश्न है कि बहुलक पूछ रहा है, दिया हुआ 1 3 0 3 1 3 पूछ रहा है। तो बहुलक किसको पूछा, जिस बहुलक में इसमें देखेंगे दिए गए वर्ग अंतराल में ये देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है वही इसका बहुलक होता है। तो देखिए 3 इसमें 3 बार है, 1 हालांकि 2 बार है और 0 1 बार है, तो 3 सबसे ज्यादा बार है, तो बहुलक इसका 3 होगा, बहुलक 3 होगा। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही बहुलक होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 47 कह रहा है, 47 कह रहा है, नहीं एक प्रश्न और है बीच में। प्रश्न संख्या 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी बहुलक पूछ रहा है, इसमें भी 4 3,4 0 3 3 4 और 5, इसमें भी बहुलक पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी सबसे ज्यादा बार रिपीट है 3, तो इसका बहुलक होगा, बहुलक यानी कि मोड होगा कितना 3 होगा। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही इसका बहुलक का होगा,
इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 47 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम पांच संख्याओं का माध्य निकाले। प्रथम पांच संख्याओं का माध्य निकाले। प्रथम प्राकृतिक पांच संख्याओं का माध्य निकाले। तो देखिए प्रथम पांच के पूछा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इसका माध्य पूछेगा। तो माध्य हमेशा बीच वाला होता है। इधर से भी 2 खत्म कर दे, इधर से भी 2 खत्म कर, बीच में बचा 3, तो 3 इसके लिख देंगे माध्य। माध्य जो होगा इसका 3 होगा इसका आंसर। अब ये कैसे होता है देखिए, जोड़ के देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब बाय देंगे 5 है ना, तो 5 से इसके भाग देंगे, सबटा के जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15/5 काटेंगे तो 5 या 15, देख लिए ना। तो यही हमेशा माध्य जो होता है बीच वाला आता है, माध्य हमेशा बीच वाला आता है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 48 नंबर का प्रश्न है, प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य क्या है। प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य पूछे। तो पहले देखिए सम संख्या 4 को कौन कौन है, देखिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। 1 2 3 4 हो गया, तो 4 को माध्य हो गया। तो माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 और 4 है तो 4 से भाग दे देंगे। तो अब देखिए सबटा के जोड़िए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा, 20/4, 5 चौक 20, यानी कि इसका माध्य 5 आएगा। इसका माध्य 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखिए माध्य आपको बोले ना बीच वाला होगा, तो देखिए ये 8 तक है और 4 और 6 के बीच वाला माध्य होगा। 4 और 6 के बीच वाला माध्य होगा। एक इस साइड से हटा दीजिए, एक इस साइड से हटा दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 10 में तो 5 आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 49। देखिए एकदम हल्लुक सवाल है। 20 बल्ब में से एक बल्ब खराब हो जाता है। 20 बल्ब में से एक बल्ब खराब हो जाता है, यानी कि टोटल को हम लिखेंगे NS से लिखेंगे। टोटल 20 बल्ब है, इसमें से एक बल्ब खराब हो जाता है, तो अनुकूल घटना कितना होगा। NE बराबर कितना होगा, एक खराब हो जाता है। एक खराब हो जाता है तो इस समूह में से एक बल्ब खराब बल्ब को निकाल दिया जाता है, तो इस बल्ब के खराब होने की प्रायिकता कितना बचेगा। तो देखिए इसके कितना बचेगा, इस बल्ब की खराब होने की प्रायिकता कितना बचेगा। तो देखिए होता क्या है, अनुकूल घटना बराबर कुल परिणाम, इसको NS से लिखते हैं। देखिए 1/20 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए इसका मतलब क्या है, 20 में से एक बल्ब मेरा खराब हो गया, अभी भी 19 बल्ब बचा है। 20 में से एक बल्ब खराब हो गया है, अभी भी 19 बल्ब बचा हुआ है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 50 नंबर प्रश्न है, दो पासे को एक साथ फेंकने पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगा। जब दो पासे को फेंकेंगे तो क्या होने की संभावना रहेगा। देखिए पासा पर जो होता है, पासा पर होता है 1 2 3 4 5 6 अंक निर्धारित रहता है। तो देखिए टोटल अनुकूल परिणाम कितना आ सकता है। देखिए NE बराबर टोटल कितना आ सकता है, यही 6 तक आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम आ सकता है 6। लेकिन टोटल परिणाम कितना निकल सकता है,
टोटल परिणाम NS बराबर कितना निकल सकता है 36, यानी कि इसके स्क्वायर कर देंगे, टोटल आ सकता है 36, समझे ना। तो पूछ रहा है कि दो पास में फेंकने पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए समान अंक आने की प्रायिकता होगा NE एंड टोटल परिणाम कितना आएगा 36, टोटल 36 आ सकता है। तो देखिए 6/36, तो 36 1/6, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा। देखिए पासा पर कुल 6 अंक रहता है, तो पूछ रहा है एक समान अंक आने की संभावना क्या होगी। तो समान अंक हो सकता है इतना में से 6 आएगा, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो अनुकूल घटना जो है मेरा 6 आ सकता है, अनुकूल घटना टोटल मेरा 6 आ सकता है। अब कुल परिणाम कितना आ सकता है 36 आ सकता है। 6 है, 6 के स्क्वायर कर देंगे 36 आ जाएगा। तो इसकी समान अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1/6 होगा। समान अनुकूल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6 होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 51, 51 नंबर का प्रश्न है, यदि दो त्रिभुज ABC, यदि दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC, एक त्रिभुज और दिया हुआ है PQR दिया हुआ है, और इस तरह से दिया हुआ है एंगल A बराबर एंगल P और एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R, तो ये दोनों क्या होगा सर्वांसंग होगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांसंग त्रिभुज PQR होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर होगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को रोक करके आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ 52 नंबर प्रश्न है कि 6 8 9 x और 13, 6 8 9 x 13 का माध्य 10 है, तो x का मान निकालें। देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है सभी का योग बटा कुल संख्या, सबटा को जोड़ लेंगे 6 + 8 + 9 + x + 13, टोटल 5 गो है। देखिए मान दिया है 10, माध्य बराबर 10 दिया हुआ है, इस सभी को जोड़ेंगे तो होगा 36 + x/5, कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 बराबर 36 + x। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि x का मान 14 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 53, प्रश्न संख्या 53 है, यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2 और दूसरा समीकरण 6x + 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो देखिए शर्त क्या होता है कोई हल न होने के लिए, a1/a2 और b1/b2 डज नॉट इक्वल टू cn/c2। तो देखिए a1 कितना दिया है k दिया हुआ है, और a2 कितना दिया है 6 दिया है, बराबर b1 कितना दिया है -5 और b2 कितना दिया है 2 दिया हुआ है। देखिए नीचे में कट जाता है, 3 दूना 6, तो k बराबर निकलेगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो माइनस में 5 दिया 15, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर।
चलिए प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित कौन कॉट के बराबर है। तो देखिए कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर, यही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर कह रहा है 24, 15, 22, 13, 9 और 30 का परिसर ज्ञात करें। देखिए परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। देखिए सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है 30 है, तो 30 और सबसे छोटा क्या है 9 है, घटाएंगे तो 21 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सबसे बड़ा अंक इसमें 30 है और सबसे छोटा 9 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है, P बिंदु -6, 8 दिया, ये x हुआ और ये y हुआ, कि मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो हम दूरी बराबर सूत्र लिखाए हैं कि जब एक अंग रहे तो x² + y² होता है। चलिए तो कितना है -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। और इसका 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि 10 इकाई होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, इसे नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 57 नंबर का प्रश्न है, यदि P तथा Q के अभाज्य संख्या है तो उसका मस क्या होता है। कभी भी दो अभाज्य संख्या का गुण मस हमेशा 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का मस 1 होता है। दो अभाज्य संख्या का मस हमेशा 1 होता है। दो अभाज्य संख्या का मस हमेशा 1 होता है। दो अभाज्य संख्या का मस हमेशा 1 होता है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 58, यदि समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 -3x - y + 1 = 0 तो हल होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। 58 का जो होगा कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 59 नंबर का प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 तो मूल होगा।
तो मूल होगा जानते, देखिए a बराबर होगा b और b बराबर होगा a और c बराबर c होगा। देखिए d बराबर सूत्र क्या होगा, d बराबर सूत्र क्या होगा, मूल होगा। d बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, देखिए b कितना है, a दिया है तो a का स्क्वायर होगा माइनस 4 और a कितना दिया है b, तो b होगा और c होगा। यानी कि देख लीजिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर, और ये जो 0 तो दिया ही हुआ है क्योंकि d बराबर 0 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर होगा। इस तरह के प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आप मिस कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर मिस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर b का मान देखिए a दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर a हुआ। इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत मार के नहीं आ जाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 60 में प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया है 2a दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देखिए, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है h बराबर होता है √3/2a होता है। तो देखिए भुजा इसका 2a दिया हुआ है, ये यानी कि भुजा इसका 2a दिया हुआ था। देखिए लिखेंगे √2, अब भुजा कितना है, a के जगह पर 2a दिया है, लिखेंगे 2a, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, तो क्या बचेगा, √3a बचेगा, √3a बचेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2a होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू a होता है। जहां भुजा दिया है 2a दिया हुआ है, यहाँ पर रखेंगे तो 2 कैंसिल होगा, तो 3a √3a इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 61 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए 29 अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक से या स्वयं से कटता है, वही अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो स्वयं से और एक से ही डिवाइड होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 29 ऐसा अंक है जो या तो एक से डिवाइड होगा या 29 से अपने स्वयं से लगेगा, जबकि 25 5 से होगा, 4 2 से होगा, 15 5 से होता है, तीनों से होता है, तो ये नहीं होगा। इसीलिए 61 का नंबर का आंसर होगा ए होगा, 61 नंबर का आंसर जो होगा ए, इसका आंसर होगा 29 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बासठ नंबर का प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म 3x + 3y - 4 = 0, 2x - 5 - 1 = 0, तो क्या होगा, ये अवरोधी होगा, अविरोधी, अवरोधी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 64, प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है अप्रमेय संख्या नहीं है। देखिए पहला कोई ऑप्शन ए में दिया है √64/81, बी में ऑप्शन में दिया है 2√3, सी में दिया है √21/35 और डी में दिया है √3 × √2। देखिए इसका वर्गमूल निकल जाता है 8/9 होगा, तो ये क्या है, प्रमेय संख्या है।
प्रमेय संख्या है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसमें से पूछ रहा था कौन अप्रमेय संख्या नहीं है, नहीं तो बाद बाकी सब अप्रमेय संख्या है। क्योंकि देखो, जिसको पी वाई क्यू के रूप में हम लिखते हैं वो प्रमेय संख्या होता है, जिसको पी वाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। देखिए, इसका पूरा पूरा वर्ग निकलता है, जबकि इस सब का किसी का वर्ग नहीं निकलेगा, इसलिए अप्रमेय संख्या है। जिसको पूरा पूरा वर्ग निकल जाए वो प्रमेय संख्या होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब प्रश्न संख्या 65 नंबर का प्रश्न है, कार्तिक तली में स्थित बिंदु, इतना बिंदु दिया हुआ है, कार्तीय तली में स्थित किसी बिंदु दिया है 3 - 4 के कोटि का मान निकाले, यानी कि कोटि पूछ रहा है। तो देखिए, 3 को भुज कहेंगे, इसको कोटि कहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अब इसका कोटि कौन है। तो इसका कोटि जो होगा, कोटि -4 होगा इसका आंसर, -4 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। एक्स वाला को भुज बोलते हैं, वाई वाला को कोटि बोलते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब प्रश्न संख्या 66 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर यदि बहुपद px बराबर x² -2x -6 का शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें। हम जानते हैं ए बराबर हुआ 1, बी बराबर हुआ -2 और सी बराबर हुआ -6 हुआ। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C/A होता है। तो सी कितना है, -6 है, और ए कितना है, 1 है। तो क्या आएगा इसका आंसर, -6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह छिड़िए वीडियो को। चलिए, अब प्रश्न संख्या 67 प्रश्न है, कॉस के बराबर है। देखिए, कॉस बराबर है, किसके बराबर है, तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ये सूत्र और टोटल सूत्र हम लिखा दिए हैं। यदि आप सूत्र नहीं पढ़े तो आप सूत्र याद कीजिए, अच्छे से जाइए। मेरा MBD का जो त्रिकोणमिति करवाया गया है वहां पर टोटल सूत्र का आपको सोल्यूशन करवाया गया है। MBD का पूरा डिटेल में एग्जेक्टिव करवाया गया है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 68 है कि बहुलक पूछ रहा है। देखिए, तो बहुलक पूछ रहा है, तो आप तो बहुलक अब निकाल लीजिए। 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1 और 3 का बहुलक। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बार 3 रिपीट किया है, बहुलक बराबर 3 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार जो अंक रिपीट करेगा वही बहुलक होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही इसका आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में दिया हुआ 3। इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजा
के अनुपात दिया हुआ है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब दो संगत भुजा के भुजा दिया रहे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उस अंक को स्क्वायर कर दीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। प्रश्न संख्या 69। तो अच्छा देखिए, भुजा दिए हुए हैं, मान लीजिए कि एक भुजा अनुपात A2, दो भुजा दिया हुआ है यानी 3:5 दिया है। जैसे ही क्षेत्रफल पूछे ना तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 9:25 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ए में दिया हुआ है। देखिए इसका डिटेल में भी हम करवाए हैं, तो आप लोग याद कर लीजिए। जब भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो उसको स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब क्षेत्रफल दिया रहे भुजा पूछे तो उसका रूट, उस पर रूट चढ़ा दीजिएगा तो यही आ जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 70 प्रश्न है। किसी पूर्णांक m के लिए सम का आना होता है, सम संख्या का रूप होता है। आपको पहले भी ये प्रश्न आया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा, 2m होगा इसका आंसर। 2m होता है। देखिए कि यहाँ पर हम m का मान 1 से लेके कुछ भी रखेंगे तो हर बार इस सम आएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं आप लोग। मान लीजिए कि m बराबर, एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जरा कि m बराबर हम जैसे लगते 1 2 3 4 5 कुछ भी रखे, हर बार ये सम आएगा। देखिए ये 2m है ना, देखिए 2 के जगह पर हम 1 रखें तो कितना आएगा 2, फिर 2 के जगह पर हम 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 2 के जगह 3 रखें तो कितना आएगा 6, फिर 2 के जगह पर 4 रखेंगे तो कितना आएगा 8, फिर 2 के जगह पर हम 5 रखेंगे तो कितना आएगा 10। देखिए हर बार सम आएगा, तो यही तो पूछ रहा था इसमें कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को जब मॉडल सेट खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को 2 तारीख से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, जो 50 प्रश्न का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी 50 प्रश्न से आपका सब्जेक्टिव टोटल आ जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।